आवाज आ रही है? इकोनॉमिक्स हम लोग पढ़ेंगे आज। इकोनॉमिक्स का हम लोग पिलर बाय पिलर देखेंगे। पहला पार्ट 1 देखेंगे। पार्ट 1 जो होगा आपको क्या होगा? पार्ट 1 में हम लोग आज पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स में बार्टर सिस्टम। पार्ट 1 बार्टर सिस्टम पढ़ेंगे। बार्टर सिस्टम मतलब वस्तु विनिमय। वस्तु विनिमय पढ़ेंगे बार्टर सिस्टम में। वस्तु विनिमय प्रणाली। बार्टर सिस्टम का मतलब होता है वस्तु विनिमय प्रणाली। उसके बाद हम लोग देखेंगे ये आप उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मनी बैंकिंग। मनी बैंकिंग मनी बैंकिंग उसके बाद फाइनेंस देखेंगे। फाइनेंस उसके बाद पढ़ेंगे इंश्योरेंस। इंश्योरेंस पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग देख रहे हैं मनी, पैसा। पैसा में सबसे पहले चीज देखना होता है कि पैसा आखिर कैसे बना। तो सबसे पहले चीज, जब पैसा नहीं था तो कैसे लोग ये सामान को खरीदते थे, बेचते थे। तो पैसा नहीं था उस वक्त कैसे सामान खरीदना बेचना होता था। तो इसके लिए हम लोग पढ़ेंगे बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम क्या है? तो बार्टर सिस्टम में कोई भी वस्तु को दूसरे वस्तु से कोई वस्तु को कोई भी वस्तु दूसरे वस्तु से दूसरे वस्तु से बदला जाता है। वस्तु से बदला जाता है। बदला जाता है। ठीक है, कोई भी वस्तु दूसरे वस्तु से बदला जाता है बार्टर सिस्टम में। जैसे अगर आपके पास गेहूं है, आपके पास गेहूं है और आपको टमाटर की जरूरत है। टमाटर की जरूरत है। ठीक है, तो वो टमाटर आप कहाँ से लाइए? तो ये गेहूं, ए व्यक्ति के पास गेहूं है, बी व्यक्ति के पास टमाटर है। आप ए व्यक्ति को गेहूं दे दीजिए और इसके बदले में आप टमाटर ले लीजिए। तो इसी को कहते हैं बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम में क्या होता है कि एक वस्तु का सामान दूसरे वस्तु के द्वारा बदला जाता है। दूसरी चीज है बार्टर सिस्टम में कई फंक्शन होते हैं। तो इसमें पहला चीज तो बार्टर सिस्टम में कमोडिटी मनी होती थी पहले। कमोडिटी मनी, कमोडिटी मनी। कमोडिटी मनी के बाद आया मेटालिक मनी। मेटालिक मनी। मेटालिक मनी के बाद आपका आया पेपर मनी। पेपर मनी या टोकन मनी। टोकन मनी या फिर रिप्रेजेंटेटिव मनी। रिप्रेजेंटेटिव मनी या फिर लीगल टेंडर। लीगल टेंडर। ठीक है, लीगल टेंडर मनी या फिर फिएट मनी। फिएट मनी। तो फिएट मनी, पेपर मनी, टोकन मनी, रिप्रेजेंटेटिव मनी, ये सभी एक ही है। फिएट मनी, टोकन मनी, रिप्रेजेंटेटिव मनी। कमोडिटी मनी पहला। दूसरा दूसरा कौन सा होगा? कमोडिटी मनी के बाद आपको दूसरा हो जाएगा मेटालिक मनी।
तीसरा हो जाएगा आपको पेपर मनी, टोकन मनी, रिप्रेजेंटेटिव मनी या लीगल टेंडर। फिर तीसरा आपको मिलेगा चौथा बैंक मनी, डिपॉजिट मनी, डिजिटल मनी हो जाता है। फिर हो गया पेमेंट। उसके बाद अभी आपको नेक्स्ट जनरेशन जो अभी चल रहा है, इसमें आपको क्रिप्टो या वर्चुअल मनी भी उपलब्ध है। वर्चुअल मनी, करेंसी यूजिंग ब्लॉकचेन। करेंसी जो है इसका यूज करते हैं हम लोग ब्लॉकचेन के रूप में। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हैं हम लोग। तो इसके बाद क्या हो गया, पेपर मनी के बाद आपको बैंक मनी, डिपॉजिट मनी, डिजिटल मनी, पेमेंट मनी, फिर है क्रिप्टो या वर्चुअल मनी आएगा। वर्चुअल मनी, ये मनी का विकास हो रहा है, पैसा का विकास। तो इसमें सबसे पहले हम लोग बार्टर सिस्टम देखते हैं कि बार्टर सिस्टम कैसे है। तो जैसे इसमें अगर आपको टमाटर चाहिए तो गेहूं से बदल लिया जाता था। तो वही कहता, पीपल यूज टू ट्रेड विथ ईच अदर इवन बिफोर मनी वाज इन्वेंटेड। लोग जो है यूज करते थे एक दूसरे से मनी का इन्वेंट होने के पहले, पैसा आने से पहले, पैसा का जब खोज हुआ था उसके पहले क्या यूज किया जाता था, वस्तु विनिमय प्रणाली। इसका लाभ क्या होता था, ये सिंपल होता था। फॉरेन एक्सचेंज इसका करना और भी आसान हो जाता था। बार्टर मनी का क्या होता था आपको सिंपलेस्ट फ्रॉम ट्रेड होता है, सिंपलेस्ट फ्रॉम ट्रेड, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ट्रेड। ये व्यापार करने का एक अच्छा माध्यम है, साधारण माध्यम है, सबसे आसान माध्यम है कि भाई आपको कोई भी चीज चाहिए, आटा चाहिए, तो आप दूसरा व्यक्ति जिसके पास आटा है उसको खोज लीजिए और उससे सामान बदली कर लीजिए। फिर है फॉरेन एक्सचेंज में भी आसान हो जाता। क्या है, फॉरेन एक्सचेंज करने में, एक्सचेंज के लिए आसान होता है बार्टर सिस्टम। जैसे इराक के पास तेल है, अभी देखा जाए तो इराक के पास ऑयल है, तो इराक के पास ऑयल है, इंडिया के पास गेहूं है, इंडिया के पास गेहूं है। तो इराक से हम लोग तेल मंगवा सकते हैं गेहूं के बदले। इराक को कहेंगे कि गेहूं दे रहे हैं और तेल दे दो। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि भाई पैसा चाहिए, इराक को पैसा चाहिए, वो बदले में हमें तेल दे। किसी प्रकार का कोई डेंजर नहीं था, नो डेंजर ऑफ फेक करेंसी, डेंजर नहीं था फेक करेंसी के लिए। ठीक है, ये फेक करेंसी के लिए डेंजर नहीं था। ठीक है, बार्टर सिस्टम का कनेक्शन ट्रीटमेंट बार्टर सिस्टम का क्या क्या बेनिफिट है। तो पहला बेनिफिट तो हो गया आपको कि
सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ट्रेड, व्यापार का सुविधाजनक माध्यम था, साधारण माध्यम। दूसरा इसका लाभ क्या है, ये फॉरेन एक्सचेंज के लिए आसान होता है। फॉरेन एक्सचेंज, विदेशी व्यापार, बार्टर सिस्टम में आपको विदेशी व्यापार आसान हो जाता है। तीसरा लाभ है, इसमें फेक करेंसी का कोई डर नहीं होता। बार्टर सिस्टम में फेक करेंसी का डर नहीं होता। नो डेंजर ऑफ फेक करेंसी, नो डेंजर ऑफ फेक करेंसी। तो तीन फायदे हैं बार्टर सिस्टम का। पहला, साधारण व्यापार इसका आसान हो जाता है, फॉरेन एक्सचेंज आसान हो जाती है। और तीसरा, फेक करेंसी। अब गेहूं के बदले कोई नकली गेहूं थोड़े ही दे सकता है। अगर आपको चावल चाहिए और किसी को धनिया चाहिए, किसी को धनिया चाहिए, तो ए व्यक्ति जो है बी व्यक्ति से अगर एक्सचेंज करता है, जिसके पास धनिया है वो चावल वाला, उसको चावल चाहिए, और जिसके पास चावल है उसको धनिया चाहिए, तो दोनों एक्सचेंज, तो यहाँ पर नकली धनिया या नकली चावल की तो कोई डर नहीं रहा। इसी प्रकार से बार्टर सिस्टम का तीन बेनिफिट। पहला तो बेनिफिट है आपका कि सिंपलेस्ट फॉर्म, फॉरेन एक्सचेंज और फेक करेंसी, ये तीन प्रकार का बेनिफिट मिलता है। इसका इसका लॉस भी होगा कुछ। लॉस लॉस क्या होगा, नुकसान। तो नुकसान क्या होगा ये देखते हैं। तो नुकसान होगा, इसको देख लें। नुकसान होगा क्या, कि पहला चीज कि डबल कोइंसिडेंस चाहिए, डबल कोइंसिडेंस, कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स, ठीक है, डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स। नुकसान में देखिए, डबल चाहिए, कोइंसिडेंस होना चाहिए, कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, मतलब जिसको जरूरत है उसका दोहरा संयोग चाहिए। आवश्यकताओं का दोहरा संयोग नहीं होगा तो व्यापार संभव नहीं है। जैसे अगर आपके पास 5 केजी गेहूं है, व्हीट, व्हीट मतलब गेहूं, अगला के पास टोमेटो है 10 केजी, टोमेटो, ठीक है, टोमेटो। अब हो सकता है कि जिसके पास गेहूं है उसको टमाटर नहीं चाहिए, इसको, आपको टमाटर नहीं चाहिए, इसको टमाटर नहीं चाहिए, गेहूं वाला के टमाटर नहीं, इसको क्या चाहिए, चावल चाहिए। अब इसका क्या चाहिए, इसको भी भाई गेहूं नहीं आटा चाहिए। तो ये तो आटा इससे ले सकता है, लेकिन ये चावल के लिए इसको गेहूं नहीं दे सकता है, क्योंकि ये तो टमाटर देगा। तो दोहरा संयोग होना चाहिए कि इसको जो जरूरत है इसके पास होना चाहिए, इसका जरूरत इसके पास होना चाहिए, और इसका जरूरत इसके पास होना चाहिए। इसलिए डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, आवश्यकताओं का दोहरा संयोग होना चाहिए, तभी बार्टर सिस्टम में व्यापार संभव है। उस दूसरा, सर्च कॉस्ट, या दूसरा होगा सर्च कॉस्ट, या कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन, कॉस्ट ऑफ
ट्रांजैक्शन, इसको खोजने जाना पड़ेगा। इसके वैल्यू को कई जगह पे खोजने जाना पड़ेगा। पहला तो दोहरा संयोग अनिवार्य है, दूसरा इसको खोजना पड़ता है, कई जगह ढूंढने जाना पड़ता है। इस कारण से इसका वैल्यू जो है, कॉस्ट जो है बढ़ जाएगा, कॉस्ट बढ़ जाएगा, वैल्यू बढ़ जाएगा। लेकिन वैल्यू बढ़ने के बावजूद आपको उतना ही मात्रा में चेंज करना होगा। जैसे अगर किसी के पास घोड़ा है, किसी के पास घोड़ा है, किसी के पास क्या हो, आपका घोड़ा हो, किसी के पास घोड़ा, किसी के पास बकरी है। अब घोड़ा तो दूसरी एरिया में पाया जाएगा, बकरी दूसरे एरिया में, इसको खोजने जाना पड़ेगा, सर्च करना होगा, कॉस्ट। अब दूसरी चीज, घोड़ा, एक घोड़ा और इसके पास एक बकरी है, बकरी, इसके पास कई घोड़ा, कई घोड़ा, और इसके पास कई बकरी है। बी व्यक्ति के पास कई बकरी है, ए व्यक्ति के पास कई घोड़ा है, तो बी व्यक्ति को घोड़ा चाहिए और ए व्यक्ति को बकरी चाहिए। तो ए व्यक्ति को बकरी चाहिए, तो एक घोड़ा तो एक बकरी के बराबर दे नहीं सकता, एक घोड़ा एक बकरी के बराबर हो नहीं सकता है, और ना ही एक बकरी जो है एक घोड़ा के बराबर। तो दोनों का व्यापार संभव नहीं है, आधा काट के तो बकरी के बराबर कर नहीं सकता, इसलिए सर्च कॉस्ट या कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन इसका। दूसरी चीज, इसको भेजना, भेजना एक जगह से दूसरे जगह, इसको या एक जगह से दूसरे जगह इसका कॉस्ट बराबर होना संभव नहीं है। ठीक है, अब चौथा इसका लॉस देखते हैं। तीसरा लॉस, तीसरा लॉस है स्ट्रॉन्ग स्टोरेज ऑफ पेरिसेबल कमोडिटी, कमोडिटीज, लॉस ऑफ वैल्यू, लॉस ऑफ वैल्यू। स्टोरेज ऑफ पेरिसेबल कमोडिटी, मतलब पेरिसेबल कहने का मतलब होता है नाश प्राय, नाश प्राय मतलब खराब होने वाला। इसका स्टोरेज अगर करते हैं कमोडिटी का, जो वस्तु है, कमोडिटी यानी वस्तु, वस्तु का भंडारण करने में दिक्कत है, क्योंकि स्टोरेज करने से ये नाशप्राय चीज है। जैसे टमाटर, टमाटर का स्टोरेज हम लोग नहीं कर सकते हैं। गेहूं, तो टमाटर, गेहूं, ये सब स्टोरेज करने में नाशप्राय है, ये खराब हो सकते हैं, नाशप्राय चीजें खराब हो जाएंगी। तो तीसरा लॉस, स्टोरेज ऑफ पेरिसेबल कमोडिटी, नाशप्राय चीज या नाश से वान्य चीज खराब हो जाएंगे। और भी इसके कई प्रॉब्लम है, तो ये तीसरा हो गया। चलिए, कौन कौन सा लॉसेज क्या क्या है? तो पहला लॉस, डबल कोइंसिडेंस होना चाहिए, दोहरा संयोग, कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स। दूसरा, सर्च कॉस्ट होना, सर्च कॉस्ट मतलब इसका वैल्यू खोजना पड़ेगा। तीसरा, स्टोरेज ऑफ पेरिसेबल कमोडिटी इज लॉस ऑफ वैल्यू, लॉस ऑफ वैल्यू। ठीक है, ये तीन लॉसेज हैं। बेनिफिट के, तो बारिश से विदेशी परेशान होती है कि करेंसी का कोई लॉसेज नहीं है, डर नहीं है कि फेक करेंसी हो जाएगी।
तो इसमें क्या क्या मिल गया? तो पहला एस सिंपलेस्ट ट्रेड, दूसरा एस एफ, और तीसरा एफ। एस एफ एफ इसका प्रॉफिट है, प्रॉफिट मतलब सिंपलेस्ट ऑफ ट्रेड, फॉरेन एक्सचेंज और फेक करेंसी एंगल्स के दृष्टिकोण से ये तीनों प्रॉफिट है। और नुकसान इसका तीन ही है: स्टोरेज पेरिशेबल कमोडिटी, डबल कोइंसिडेंस ऑफ पॉइंट्स, सर्च कॉस्ट। अब है इसमें मनी सिस्टम को देखा जाए तो मनी सिस्टम इनकरेज स्पेशलाइजेशन, डिवीजन ऑफ लेबर, श्रम विभाजन को प्रोत्साहन देता है। मनी सिस्टम जो है आपको, मनी सिस्टम मुद्रा पद्धति इनकरेज स्पेशलाइजेशन, इनकरेज स्पेशलाइजेशन या डिवीजन ऑफ लेबर, डिवीजन ऑफ लेबर। जब मुद्रा पद्धति आ गई तो इसमें क्या हो गया? श्रम विभाजन को प्रोत्साहन दिया। मुद्रा पद्धति श्रम विभाजन को प्रोत्साहन दिया। अब प्रोत्साहन कैसे देगा तो ये देखते हैं। तो पहला चीज देखें, तो या करने उसे पैदा करो। अगर खेती करनी आती है, खेती करने आती है सिर्फ, या किसी व्यक्ति को सिर्फ सिलाई करना था, सिर्फ सिलाई करना था, तो वो क्या करेगा? सिर्फ सिलाई ही करेगा और सिलाई करके पैसा कमाएगा। या जिसको खेती करना आता है वो फसल उपजाएगा और फसल उपजा करके पैसा कमाएगा। तो यहाँ श्रम विभाजन को प्रोत्साहन दे रहा। किसी को कोई दिक्कत नहीं है बार्टर सिस्टम की तरह कि भाई चावल और दाल से एक्सचेंज करना है। फिर है मनी सिस्टम जो है आपको बहुत से सुविधाओं प्रोत्साहित करता है। जैसे एक किसान है, किसान क्या उपजाएगा, इंजीनियर क्या उपजाएगा, तो इसका उत्पादन क्या मिलेगा? कार। कॉल सेंटर वाला क्या देगा? सेवा। तो कार का उत्पादन, गेहूं का उत्पादन जो कर रहा है वो कार का तो उत्पादन नहीं कर सकता। जो सेवा दे रहा है कॉल सेंटर, वो तो कार नहीं बना रहा। अब इसके बदले में इसको गेहूं चाहिए, पेट चलाने के लिए, इसको भी भोजन करने के लिए गेहूं चाहिए। तो ये पैसा से एक दूसरे के पास, इसको भी पैसा मिल जाएगा। इसका जितना श्रम है, श्रम के अनुसार इस आने में जो लगा श्रम, उसको वैल्यू मिलेगा, इसका वैल्यू मिलेगा। फिर गेहूं का भी वैल्यू मिलेगा जो इसका मेहनत लगा। सेवा जो इस ये दे रही है, दे रहा है कॉल सेंटर, इसका भी वैल्यू होगा कुछ। तो सबका अपना अपना वैल्यू के अनुसार अब एक्सचेंज हो सकता है। तो मनी सिस्टम जो है लेबर को, डिवीजन ऑफ लेबर करता है, श्रम विभाजन को प्रोत्साहित करता है। ठीक है। फिर भी कोइंसिडेंस जॉब ने यहाँ पे दूसरी चीज है,
अगर कोई व्यक्ति का कॉल सेंटर का जो जॉब था, कॉल सेंटर का जो जॉब है वो अगर चला जाता है तो ये गेहूं उपजाना शुरू कर सकता है? नहीं, ये पैसा कमाएगा क्योंकि इसको आता ही नहीं। या गेहूं भी उपजाता है तो भी ये पैसा कमा लेगा कॉल सेंटर वाला। तो यहाँ अगर सभी लोग गेहूं उपजाना शुरू कर दे, कॉल सेंटर वाला भी गेहूं उपजाए, किसान भी गेहूं उपजाए, और इंजीनियर भी, तीनों का, यहाँ दोनों का अगर जॉब चला जाता है तो ये दोनों मिल करके गेहूं उपजाएगा। फिर यहाँ बार्टर सिस्टम आ जाए। ठीक है। अब देखते हैं बार्टर सिस्टम का फंक्शन क्या क्या है। तो बार्टर सिस्टम दो, कमोडिटी मनी, डीटी मनी, टैलिक मनी। पहला होगा पहला कमोडिटी, दूसरा मेटालिक। कमोडिटी कहने का मतलब ये वस्तु के द्वारा बदला जाए, और मेटालिक मतलब ये धातु के बने हुए। ठीक है। तो हम लोग पहले कमोडिटी मनी और मेटालिक मनी को देखेंगे।